अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा वी हैव डिस्कस Yes. अबाउट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस की थी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमने दो कंडीशंस डिस्कस की थी। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, क्या आपके पास जो लाइट रे है वो कैसे ट्रेवल करनी चाहिए, ना कि कहां से कहां तक, कौन से मीडियम से कहां तक। जी याद है बेटा आपको? हेलो। Less denser to denser होगा। फ्रॉम डेंसर ये नहीं था भाई, फ्रॉम डेंसर टू जो हमारी दो कंडीशन थी उनमें से पहली कंडीशन थी कि लाइट जो है वो डेंसर से लेस डेंसर ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक है। जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम, ठीक है ना। लाइट मस्ट ट्रेवल। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या थी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये दो कंडीशन, व्हेन दीज टू कंडीशन फुलफिल, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। यानी जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो उसी डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करती उस डेंसर मीडियम, ठीक है। लेस डेंसर मीडियम में नहीं जाती, बल्कि वो आपकी सेम जो आपका डेंसर मीडियम है, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, उसी में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन इट डू रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम, ठीक है बेटा। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया था, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, याद है? क्रिटिकल एंगल, जी मिस। जी कौन सा था क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल बताएंगे आप मुझे? जी। मिस आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुई? एक सेकंड में आता हूँ, रिजॉइन करता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसपे आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इट बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। द क्रिटिकल एंगल इट इज व्हाट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है विच प्रोड्यूसेस एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। उसको हमने क्या कहा था, क्रिटिकल एंगल, सही। यानी यहाँ पर हमने क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इट बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये डिस्कशन किया था लास्ट क्लास का, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल, जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने दो कंडीशंस क्या कही थी कि आपके पास जब भी इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा और लाइट रे कैसे पास हो रही होगी फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, देन इट गो थ्रू द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी वो उसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन विल अकर, ठीक है बेटा, याद आ गया? जी मिस। ठीक है। अब हमें दूसरा जो बेटा इसके बाद काम करना था, जो आज हमें पढ़ना था, दैट इज वी वांट टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमें उसमें एक लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझना होता है, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्रिटिकल एंगल था, आपने उसको किस तरह से फाइंड आउट किया था बेटा। क्रिटिकल एंगल जो था वो आपके पास, अगर ये नॉर्मल सरफेस है और यहाँ पर आपके पास ये लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, डेंसर मीडियम से। और फिर इंसिडेंट होने के बाद बेटा आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे मूव हो रही है, इट इज पासिंग राइट एंगल टू द सरफेस, ठीक है ना, यानी मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, द क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। इसमें बेटा हमने लाइट रे की जो डायरेक्शन कैसे कंसिडर की है, यानी ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से लेस डेंसर, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो क्या बनता है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। लेकिन बेटा इस चीज को याद रखेगा, ये जिस साइंटिस्ट ने, यानी स्नेल्स लॉ है ये,
जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है उन्होंने आपके पास ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसके अंदर कंसिडर कैसे किया है कि लाइट रे जो है वो कैसे ट्रेवल हो रही है, फ्रॉम लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि लाइट रे कैसे ट्रेवल हो रही है, डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम। अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम इसमें लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, यानी जैसे आपके साइंटिस्ट ने इसको कंसिडर किया है, जिन्होंने इसको ड्राइव किया, उन्होंने कैसे कंसिडर किया था कि आपके पास लेस डेंसर मीडियम क्या है, ये है, और डेंसर मीडियम क्या है, वो ये है। तो आपने डायरेक्शन को बिल्कुल वैसे ही अपोजिट कंसिडर करना है, यानी ये जो बाहर जा रहा है आप इसको अंदर, ठीक है, कि ये लेस डेंसर से लाइट रे आ रही है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर हो, ठीक है ना। आप इसको अपोजिट अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपने कंसिडर कैसा करना पड़ेगा कि लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम। अगर हम इसको यूं कंसिडर करेंगे तो अब हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो ये हो जाएगा। और ये जो जो आप जिसको पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे थे, वो आप क्या हो गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, सही। क्योंकि हमने सही। आई को इक्वल टू सी किया हुआ है, तो ये आर भी किसके बराबर हो जाएगा, सी। तो अब हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई जो है वो 90 है, किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो हम उसको लिखेंगे साइन 90, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या हो गया, साइन सी, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, साइन सी। साइन 90 अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे इट कम्स आउट ऑलवेज 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin सी के बराबर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप उसकी मदद से क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ। जी बस। अच्छा, अगर कुछ बेटा इंटरनेट में कोई इशू आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं डेटा पे शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे बता देना फौरन, क्लियर। तो फिलहाल बस हमने अभी हुई थी। अभी हुई थी। जी बस। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे डेटा पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना बेटा, मैं शिफ्ट हो गई हूँ, अगर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, सही है। पहला तो हमने बेटा कैसे किया ना, जो आपके पास जो क्रिटिकल एंगल का बेसिकली हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने इस पे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई किया है, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि जो आपका स्नेल्स लॉ ने फॉर्मूला दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई ओवर साइन आर, उसमें जो, जी बेटा, सही बेटा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो उसने कंसिडर किया था कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि हम लाइट को ट्रेवल करवा रहे थे फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, इसलिए हमने इसमें लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया और लाइट की जो डायरेक्शन है ना उसको फिर हमने अपोजिट कर दिया, लेस डेंसर से डेंसर मीडियम की तरफ, ताकि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अब आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो 90 डिग्री हो गया, और जो आपके पास रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तो इसकी मदद से बेटा आपने क्या निकाल लिया, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। अगर इनमें से आपको कोई भी एक चीज गिवन हो तो आप दूसरी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, सही। यहां तक क्लियर हो गई बात। सही। तो इसको भी फॉर्मूले को अपने पास बेटा नोट कर लीजिएगा, कभी कभार आपके पास एग्जाम्स में आता है, जैसे आसान से हमें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, ठीक है ना, देन फाइंड द कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक मिनट, एक मिनट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सर्टेन क्लासेस वन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 24। गलत बता रहा था।
हाँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.7 दिया हुआ, 1.7 कर दो, ठीक है, 1.5 डिवाइड कर सकते। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू 1.7, ठीक है ना, फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल। तो हम क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? सिंपल, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एन इक्वल्स टू 1/sin सी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ 1.7 ओवर 1/sin सी। तो फिर साइन सी किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? 1/1.7, ठीक है। और फिर सी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? आप साइन इनवर्स ले लेंगे किसका? 1/1.7। आंसर क्या आ रहा है इसका? तो इस तरह यू विल गेट द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इस तरह बेटा आपके पास किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल आ जाता है। नाउ व्हेन यू नो द क्रिटिकल एंगल, अगर आपको उस मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है, तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इफ यू वांट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप जो भी लाइट इंसिडेंस करवाएंगे वो इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे, रखेंगे उसके। नहीं की जरा फाइंड आउट करो। क्लियर हुई वाली बात? आंसर क्या है आपका? ये ना कि आंसर बताएंगे। 36.03। 36.06। 36.03। तो बस 36 ले लेंगे, ठीक है ना, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर? तो इसका मतलब जो भी आपके पास ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, उसका जो क्रिटिकल एंगल है 36 है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, तो मैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको 36 से मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? सही। अब बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तो हमने पढ़ लिया, इसका क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, इसके एडवांटेजेस, इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ पे यूज हो रहा है बेटा ये? एप्लीकेशंस में सबसे पहले तो बेटा ये आपके पास, इसमें एप्लीकेशन में हम जो पहली चीज डिस्कस करेंगे दैट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। ठीक है ना, दैट इज व्हाट दीज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स आर यूज्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर वो किस तरीके से आपके पास हो रही होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो होता है बेटा, उसका जो एंगल होता है, हमारे पास एक एंगल राइट एंगल होता है इसका, ठीक है। और जो बाकी जो दो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो बाकी बेटा आपके जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, दे आर ऑफ 45 डिग्री। ये 45 हो गया हमारा, ये 45 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया? 90। मेरे से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? जी बस। ठीक है, तो आपके पास बेटा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, जिसके अंदर एक एंगल आपके पास 90 डिग्री और बाकी दो एंगल्स क्या होते हैं? 45 डिग्री। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सेंटर से इस लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं इसकी सरफेस पर, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इंसिडेंट हो रही है, ये लेस डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम, क्योंकि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। सो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी लाइट 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है विद द सरफेस या अलोंग द नॉर्मल ट्रेवल कर रही होती है, तो वो स्ट्रेट ट्रेवल हो जाती है, यानी इसके अंदर ये सीधी चली जाएगी। ठीक है, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तुम्हारा प्रिज्म, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट एंटर हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द सरफेस। अब जब ये यहाँ पे जाएगी, तो अब ये मुझे बताएं कि यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, ये अब आपको डिसाइड करना है। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बाहर रिफ्रैक्ट होगी या इसी प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी? इसके डिसीजन के लिए बेटा जो प्रिज्म्स होते हैं ना, मोस्टली इनका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मोस्टली 42 डिग्री तक होता है। ठीक है ना, इनका जो क्रिटिकल एंगल होता है इट इज अराउंड 42 डिग्री। ठीक है ना, अराउंड 42 डिग्री जो है वो आपके पास ये जो प्रिज्म होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इनका क्रिटिकल एंगल होता है। अब ये जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है।
तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नॉर्मल लेते हैं तो व्हाट यू विल सी कि ये एंगल कितना होना चाहिए ना कि ये बता सकते हैं दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, ज्योमेट्री आप यूज करते हैं उसको यूज करते हुए आप ये मुझे बता सकते हैं कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू। जी नकी बता सकते हैं क्या आप मुझे? सोच रहा हूँ। देखो सोचो, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये क्या एंगल होगी? ये फोर्टी वाला फाइव 45 होगा ना, ठीक है। तो अगर ये 45 होगा तो ये जो तुमने बनाई है नॉर्मल बनाया सरफेस से, नॉर्मल 90 होता है, ठीक है ना। नॉर्मल कितना होता है 90, और अगर ये 45 है तो ये वाला क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये ओवरऑल 90 है पूरा, 45। ये भी 45, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45, ये भी सही है ना। तो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, ठीक है ना, जो यहां पर बन रहा है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना आ रहा है 45 डिग्री। इज दिस 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है? जी भाई बड़ा हो रहा है ना क्रिटिकल एंगल से, ना कि सीमेंस। 45 इज ग्रेटर देन 42, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंस हो रही है उसका जो इंसिडेंस एंगल है इट इज व्हाट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, सही है। जिसकी वजह से ये लाइट रे बाहर ट्रेवल नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि उसी सेम मीडियम में सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी सेम एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी यही सेम एंगल 45 डिग्री का बनाएगी और इसी से इसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस बाउंड्री से क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल सेम सीधी भी बाहर पास हो जाएगी, ठीक है। यानी आपकी लाइट रे ऐसे एंटर हुई और इस तरह से बाहर निकल, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था अंदर ऑप्टिकली डेंस मीडियम में इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से वो जिस एंगल से इंसिडेंस हो रही थी उसी सेम एंगल से उस मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? सही। ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई ना, अब ये आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं। अब आपके एग्जाम में जैसे आता है तो ये पूरी कहानी आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास हम लोग कोई भी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैसा भी बना हुआ आ जाए किसी भी डायरेक्शन में, आपको उन्होंने बता दिया टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, यानी उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है 45 का बन रहा है। तो आप सिंपल, आपके पास लाइट रे आएगी, आपने यू दिखाना है उसको और वो सेम एंगल के साथ ही बैंड होके चलेगी, यानी आप सिंपल रे डायग्राम बनाएंगे। अब आपको उसमें इतने काम करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसकी सिंपल रे डायग्राम ऐसे बनाएंगे, आगे बात समझ में। लेकिन ये यस। ऐसे क्यों बन रहा है उसको समझाने के लिए वो मैंने पूरी डिटेल बताई, उसमें पूरी ज्योमेट्री लगी आपकी। क्लियर? यस। अब ये तो समझ में आ गया ना ये यूं क्यों जा रही है ऐसे? पूछना तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया? जी यस नकी? नहीं पूछा। हाँ नहीं पूछ। क्लियर हो गया नकी? यस। अच्छा, तुम्हारी आवाज पता नहीं थोड़ी स्लो आ रही थी इसलिए समझ में नहीं आता। अच्छा, अब ये तो एक तरीका है टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का। ये वाला जो बेटा मेथड होता है ना, जो टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का ये वाला तरीका जो होता है, ये दिस इज यूज इन द पेरिस्कोप। इसको हम पेरिस्कोप में यूज करते हैं। पेरिस्कोप का मैंने तुम्हें मिरर से भी बताया था, याद है? अगर आपको याद हो तो पेरिस्कोप का मैंने मिरर से भी यस। बताया था, याद है? लेकिन मिरर वाले में एक मसला है। मिरर में जो आपके पास बेटा इमेज, आपको जो पिक्चर नजर आ रही होती है ना, वो बहुत क्लियर नहीं नजर आती, ठीक है ना। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई इमेज देखना चाह रहे होते हैं, आप मिरर को यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रिज्म यूज करेंगे ना उसकी जगह पे, तो जो इमेज वो फॉर्म करेगा ना वो बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तो इसमें ना इसी चीज को हम यूज करते हैं। यानी अभी तो मैंने आपको ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बताया ना, अब ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म
जो टोटल टनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर रहे हैं ना, तो ये आपके बेसिकली पेरिस्कोप में यूज होता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। किस तरह से यूज कर रहे होते हैं इसकी मैं देखती हूँ, अगर मुझे कोई इमेज मिल जाती है डायरेक्ट, तो हम इतना ड्रॉ करने के बजाय उसकी डायरेक्ट जो है ना वो इमेज तो मैं शो कर देती हूँ कि किस तरह से आपके पास पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना एग्जाम के अंदर आपके पास या तो सिंपल प्लेन मिरर की डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है, या तो फिर प्रिज्म की आ जाती है, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे ये सीखो इन्होंने इस प्रिज्म को पेरिस्कोप के अंदर कैसे यूज किया हुआ है। एक मिनट, मैं तुम्हें शो कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है ना, अब ये देखो तुम्हारे पास ये क्या पेरिस्कोप है, ठीक है ना बेटा। ये वही पेरिस्कोप है जो आपने जिसके साथ किसके साथ बनाया था इसको, प्लेन मिरर के साथ बनाया था। अब इसमें इन्होंने ना क्या यूज किया है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये जो प्रिज्म आपको नजर आ रहे हैं दीज आर व्हाट टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और इनकी मदद से यू कैन सी द इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई भी आपके पास चीज बनी हुई है तो आप उसको आराम से इधर देख सकते हैं थ्रू योर आई विजन यूजिंग योर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, बट दिस वन विल गिव यू अ मोर क्लियर पिक्चर, ठीक है, एज कंपेयर टू द मिरर्स। क्योंकि मिरर्स के अंदर आपके पास थोड़ी सी जो पिक्चर क्वालिटी होती है, जिसकी इमेज की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो, ठीक है ना। बट द प्रिज्म विल गिव अ मोर बेटर इमेज क्वालिटी, ठीक है ना। तो हम जब पेरिस्कोप को प्रोफेशनली बना रहे होते हैं या आपकी सबमेरीन वगैरह के लिए बना रहे होते हैं, तो उसमें हम प्रिज्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मिरर, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर हो गई। जी बस। अच्छा, एक तो प्रिज्म को बेटा ऐसे यूज करना है, दूसरा ऑप्टिकली अब जो हम बाइनोक्यूलर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं ना उसमें देखो इस तरह का होता है। अब ये दूसरी एप्लीकेशन, अगर तुम्हें इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लो, अगर ड्रॉ करना चाह रहे हो तो तुम ड्रॉ भी कर सकते, ठीक है ना। इस रे डायग्राम को मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ जाती है, बस सीधी जाएगी और फिर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी। अगर तुम ड्रॉ करना चाह रहे हो तो ठीक है, वरना फिर मैं दूसरी वाली तुम्हें बताती हूँ जो सेकंड इसका बेटा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, ठीक है, वही टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और कितने वाले एंगल जो बना रहे हैं वही आप आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के दोनों लाइंस बना रही हैं, और एक जो दूसरे दो एंगल्स हैं वो 45 के। लाइन नहीं बन पाएंगे ना इससे सीधी। ठीक है, चलो ये एंगल वही 90 है, ठीक है ना, ये वही 45 है, और ये वही 40। लेकिन अब मैं इसमें लाइट रे कैसे इंसिडेंट करवा रही हूँ ऐसे, यानी इस सरफेस से परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर हुई, अब हो गई ना, यानी इट टेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैंने लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करवाया, यहां पर गई है लाइट रे, स्ट्रेट चली जाएगी। अब यहां पर बेटा अगर मैं इधर नॉर्मल बनाऊंगी ना, नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये अगेन कितना बन रहा होगा यहाँ से सरफेस से, कितना बन रहा होगा भाई। जी भाई बता सकते हैं, अपनी ज्योमेट्री अप्लाई करो जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा होगा ना कि, हेलो, बस। देखो ये 90 है, सही है, मैं 45 बन रहा होगा। 45, ये 45 है, और ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। यानी अगर अब ये दोबारा से जो तुम्हारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसकी वजह से ये भी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, विद द सेम एंगल। नहीं मैं सेम ये बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, ये लाइन ना टेढ़ी बन जाती है मेरी लाइन में।
ठीक है ना बेटा, इसी सेम एंगल से ये क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर आया, अब इस बाउंड्री पे आया। अब इस बाउंड्री पे आने के बाद ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, रे 45 के एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जब ये इस बाउंड्री पे आएगी, यहां से मैं एक नॉर्मल बनाऊं, तो ये वाला एंगल भी इत्तेफाक से मेरे पास 45 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये 90 है, ये यहां से स्ट्रेट लाइन है, अगर यहां से नॉर्मल से 45 है तो ये भी 45 है। और ये फिर दोबारा से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये सेम 45 के एंगल से यहाँ से क्या हो जाएगी, क्या हो गया, अभी नहीं हो रहा, सेम यानी इसी 45 के एंगल से क्या होगी बेटा आपके पास, बाहर रहती, यानी यहां से एक जगह से इन हुई है लाइट रे, ठीक है, और यहां से आउट हो, कैसे, यहां से आपके पास विजन से अंदर आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई इस पॉइंट पे आई क्योंकि ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, फिर ये इस बाउंड्री से जाके टकराया, जब इस बाउंड्री से टकराएगा तो यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो इधर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, जिसकी वजह से लाइट रे इस तरह से आई और इस तरह से बाहर चली। ठीक है, समझ में आई बात, ये क्लियर हुई, जी मिस। क्योंकि एंगल्स हर जगह 45 45 45 के बन रहे हैं। 45 का जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से जिन भी बाउंड्रीज पे आपके पास इंसिडेंट हो रही है वहां पर हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 45, वो 45 बन रहा है, दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो वो उसी सेम आपके पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है विद द सेम एंगल। दो पॉइंट्स पे ऐसा हो रहा है, ठीक है बेटा आपके पास, और फिर उसके बाद बाहर निकल जाएगी। तो ये जो आपके पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है ना, ये हमारा यूज होता है बाइनोक्यूलर्स में। कहाँ यूज होता है, बाइनोक्यूलर्स में, ठीक है ना, बाइनोक्यूलर्स के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं यही टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इस तरह से। बाइनोक्यूलर्स तो पता है ना क्या होता है आपके, यस। हाँ दूरबीन। हाँ, जो आपकी दूरबीन होती है ना, ठीक है, उसके अंदर जो प्रिज्म यूज होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं। अगर मैं दिखाऊं इस टीवी को एक पर इमेज अगर मुझे मिल जाती है तो मैं शो कर दूं बाइनोक्यूलर्स। एक मिनट में दिखा रही हूँ, मुझे मिल गया, ठीक है। कितना पिक्चर विजिबल हो रही है, क्लियर है। अब इसमें ना बेटा ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इसमें तो उन्होंने रेनबो की तरह से लाइट बना दी है, तुम समझो एक सिंगल रे आ रही है, ठीक है। तो बाइनोक्यूलर्स के अंदर जो हमारे समझो यहाँ पे हमारी आईज होती है मोस्टली ना, हमने यहाँ पे अपनी आई विजन रखा हुआ है, जो हमारी दोनों आंखें होती हैं उसके थ्रू बेटा हम यहाँ से देख रहे होते हैं, सही है। और यहाँ पर हम बाइनोक्यूलर्स के अंदर जो भी कोई चीज देखना चाह रहे हैं दूर से, ठीक है, तो हमारे पास जो अंदर जो बाइनोक्यूलर्स के अंदर सेटिंग हुई होती है ना ट्राइंगुलर प्रिज्म की, वो इस तरह से होती है। तो ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इनकी मदद से वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। सही। सही, तो बाइनोक्यूलर्स में भी हमारे पास प्रिज्म्स की कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो दैट दीज बाइनोक्यूलर्स एंड पेरिस्कोप आर द एप्लीकेशन ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है ये दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दे आर परफॉर्मिंग द फिनोमेना ऑफ, दे आर डूइंग द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली, ठीक है ना बेटा।
तो टोटल इंटरनली रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्योंकि यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको बाइनोकुलर्स में भी यूज करते हैं और इसीलिए हम इसको पेरिस्कोप में भी यूज करते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? जी मिस। अच्छा, अब ये तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की एप्लीकेशन थी। अब जो इसकी मेन एप्लीकेशन है, जो दूसरी है, जो बहुत वाइडली यूज हो रही है, दैट इज व्हाट? ऑप्टिकल फाइबर। हम्म। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपको कुछ पता आइडिया है? क्या? हाँ, नो ऑप्टिक आइडिया? फाइबर? हाँ, ऑप्टिकल फाइबर। बस ये तार में लगता है क्या? देखो, जो नॉर्मल हमारे पास घरों में तार वगैरह हम देख रहे होते हैं, वो कॉपर वायर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये क्या है आपके पास, ये बहुत ही थिन, बहुत बारीक ना ग्लास का फाइबर होता है, ठीक है। यानी इसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी होती है कि इसको ग्लास से बनाया होता है, ग्लास की कोई कंपोजिशन होती है। इसीलिए जो बेटा ये जो सारी तुम्हारी डेटा ट्रांसमिशन यूज हो रही है आजकल, वो मोस्टली आपने देखा होगा कि जितनी भी डेटा ट्रांसमिशन है उसको जो आपके इंटरनेट घरों में आपके इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं या टेलीविजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चैनल्स आते हैं भी टीवी चैनल, वो शिफ्ट कर रहे हैं किस पे? ऑप्टिकल फाइबर्स को। मोस्टली तो शिफ्ट हो ही चुके हैं, ठीक है ना। कुछ जगहों पे रह गया कि अभी तक वो कॉपर केबल यूज कर रहे हैं, अदरवाइज मोस्टली दे आर शिफ्टेड टू ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स को आपको उसके कभी भी तार ना लटके हुए नजर नहीं आएंगे, उसको आपको अंडरग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े ग्लास के मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो इसलिए डैमेज बहुत आसानी से हो सकता है, तो इसीलिए हम उसको खुला ऐसे नहीं छोड़ते, जैसे कॉपर वायर्स और जगह से लटके हुए आपको केबल वायर नजर आ रहे होते हैं ना, जब आप राह रास्तों में भी देखते जाते हो। बट दीज ऑप्टिकल फाइबर्स आर सेंसिटिव। इस सिलसिले में सेंसिटिव होता है कि जाहिर सी बात है कि पैरों के नीचे आ गया, कुछ आ गया, तो वो टूट सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ व्हाट? ग्लास, ठीक है ना। उनका जो फाइबर होता है वो ग्लास टाइप का होता है, थिन ग्लास फाइबर होता है, तो वो डैमेज हो सकता है बस, ठीक है। उसके अंदर लाइट ट्रैप होती है, लाइट को ट्रैप करके ट्रेवल करवाया जाता है थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको बनाया कुछ इस तरह से जाता है, जैसे आपके पास एक वायर है, ठीक है ना, इसकी दो कोर्स हैं, एक आउटर कोर होती है और एक इनर कोर होती है, ठीक है ना। अब ये समझो कि जो तुम्हारे पास, अगर मैं इसको सर्कुलर बनाऊं ना, सामने से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका देखो, तो इसकी दो कोर्स है आपके पास। एक तुम्हारे पास ये वाली जो है ना, ये कहलाती है आउटर कोर, और ये जो अंदर वाली है, दिस इज कॉल्ड एज इनर कोर, ठीक है। इनर कोर जो होती है यानी ग्लास से ही बनी हुई है, लेकिन वो डेंसर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है कि जो लाइट रेज है ना, वो इनर कोर में ट्रैवल करती है, तो इनर कोर होती है ना, वो डेंसर, ऑप्टिकली उसको थोड़ा सा डेंस रखा जाता है। यानी जो भी ग्लास फाइबर का इसका मटेरियल बनाया जाता है, तो वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो अंदर का हिस्सा होता है ना, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। आई बात समझ में? ना की समझ में आ रहा है? जी मिस। और जो आउटर वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है आपके पास, जो आउटर कोर होती है वो लेस डेंसर होती है, ठीक है। जैसे इसमें आपके पास ये आउटर हो गई कोर, और ये इनर कोर हो गई, ठीक है। और इसमें जो लाइट रे इंसिडेंट करवाई जाती है, वो इस तरह इंसिडेंट करवाई जाती है कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक मिनट, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो इस तरह से इसको करवाया जाता है कि दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यानी अगर मैं यहां से नॉर्मल लूं, और नॉर्मल लेने के बाद ये एंगल फाइंड आउट करूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, इसको इस तरह से इंसिडेंट करवाया जाता है इसके अंदर। एक तो ये ऑप्टिकली डेंसर है अंदर वाला हिस्सा, इनर कोर, सॉरी, है इनर, इनर कोर अंदर वाली, ठीक है ना, ये अंदर वाली इनर। अब ये आपके पास बेटा क्या है, ये अंदर से डेंसर है, ऊपर आपके पास वाली, ऊपर वाली जो कोर है वो लेस डेंसर है। अब ये ऊपर वाली कोर में रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि इसी इनर कोर में ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, ये सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद इन दैट मीडियम, ठीक है ना। इसी के साथ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट।
अब जब ये यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पर भी उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो दोबारा से यहाँ पर सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो गए। इस तरह बेटा ये जो लाइट रे होती है ना, ये ट्रेवल करती जाती है जिगजैग फॉर्म में थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और फिर ये एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह जो भी आपका डेटा होता है उसको ट्रांसमिट कर देती है। ये मतलब ऑफकोर्स ये जो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट सोर्स है जो भी इसके अंदर ट्रैवल कर रही है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन यूज की जाती है, ठीक है ना। ये जो जो भी ट्रैवल कर रही है दे आर ऑल्सो कैरिंग द डेटा, ठीक है ना, दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट थ्रू इट। और ये इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज करते हुए ये लाइट जो होती है इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैप हो जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती उस मीडियम से, उसी डेंसर मीडियम के अंदर थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होते होते एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। आई बात समझ में? जी ये क्लियर हो रही है? क्लियर हुई बात बेटा? यस। यस बस ऐसे ही हो रहा है या समझ में भी आ रहा है? आ रहा है, वैसा आसान है। क्या समझ में आया बताओ? वैसे ये जो इनर कोर होता है ये लेस डेंसर होता है क्योंकि वो क्या होता है, कहाँ चली गई आवाज हमारी? हेलो? हेलो? जी बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? वैसा आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ अभी आई आवाज? नकी आवाज आ रही है बेटा? जी में से आ रही है। अच्छा फिलहाल तो हम क्या बात कर रहे थे कि बेटा आपके पास ये किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है। एक मिनट में देख रही थी कि अगर मुझे कहीं से मिल जाए इसका पिक्चर और ज्यादा क्लियर। एक मिनट में दिखा रही हूँ, मुझे मिल गई पिक्चर बड़ी अच्छी सी ना इसकी, जिसमें मैं और क्लियर हो जाएगा।